हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम डोज। मैं नवीन कुमार, पीएचडी स्कॉलर एट एनआईटी इलाहाबाद। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि मैं आपको क्लास 11th और 12th की सारी फिजिक्स हर एक चैप्टर पढ़ाऊंगा, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए मैं आज रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म पढ़ाऊंगा आपको। तो रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म, अगर ये हम कंसिडर कर देते हैं कि ये प्रिज्म है, ठीक है, तो इसकी दो सरफेस हैं, एक ये सरफेस है, एक ये सरफेस है। तो इसमें क्या होगा, दो जगह रिफ्रैक्शन होगा। तो अगर कोई इंसिडेंट रे, ये अगर इंसिडेंट रे है और इसका ये क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये नॉर्मल है, क्यू एन क्या है हमारा, नॉर्मल है। तो अगर कोई रे, यहाँ ये क्या है हमारा, ये रेयर मीडियम है, ये हमारा डेंसर मीडियम है प्रिज्म। तो अगर कोई रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम जाएगी तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी। तो ये रे ऐसे जाना चाहिए था इसको, ये जो हमारा ग्रीन डॉट दिख रहा है ऐसे जाना चाहिए था, ये ऐसे ना जाके अब हमारी ये इस तरीके से जाती है, इस तरीके से। तो अब क्या होगा, ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस था, तो ये हमारा क्या होगा, एंगल ऑफ R1, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। इसी तरीके से अब आगे दूसरी सरफेस पे, अब यहाँ क्या है, ये डेंसर से रेयर जा रही है। तो अगर कोई रे डेंसर से रेयर जाएगी तो वो क्या होगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होगी। तो इसको नॉर्मल की, ये नॉर्मल से अवे जाती है, तो ये हमारी इमरजेंट रे होती है। और ये एंगल क्या है, नॉर्मल और इमरजेंट रे के बीच में जो एंगल है, एंगल ऑफ इमरजेंस बोलते हैं। ये क्या है हमारा, एंगल ऑफ इमरजेंस है। और जो ए है, ये ए क्या है, ए है एंगल ऑफ प्रिज्म, प्रिज्म एंगल, इसको बोलते हैं प्रिज्म एंगल। और जो हमारी आई है, ये इंसिडेंट रे है, ये इमरजेंट रे है। तो इनके बीच में जो एंगल है, आई और ई के बीच में जो एंगल है, ये आप देख रहे हैं जो डेल्टा, ये क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। ये इतने अमाउंट से ये रे ये डेविएट हो जा रही है प्रिज्म के थ्रू, आई से गई थी और ई के थ्रू जा रही है वापस। तो जो एंगल डेल्टा है, ये एंगल ऑफ डेविएशन है प्रिज्म का डेविएशन एंगल। तो ये किसके बराबर है, जैसे कि एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से आपको पता होगा, ये डेल्टा क्या है, एक्सटीरियर एंगल है इस ट्रायंगल का, एस क्यू आर का। तो यहाँ पर डेल्टा क्या हो जाएगा, डेल्टा विल बी इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। तो जो हमारा टोटल डेविएशन है वो क्या हो जाएगा, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 हो जाएगा। और एक और चीज आप देख रहे होंगे इसमें, क्वाड्रिलेटरल ए क्यू एन आर, इन क्वाड्रिलेटरल ए क्यू एन आर, इसमें क्या है, ये जो एंगल है एट क्यू और एट आर, ये जो दोनों एंगल क्या है, राइट एंगल है, तो ये 90 डिग्री हो गए। तो इस तरीके से एंगल ए प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल क्यू एन आर प्लस एंगल आर, ये क्या होगा, 360 के बराबर होगा, क्योंकि सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, 360 होता है। तो ये हमारा 360 डिग्री हो गया। इसमें दो एंगल, ये Q और R, ये 90 डिग्री के हैं। तो हमारा सम ऑफ एंगल A प्लस एंगल QNR, ये क्या हो जाएगा हमारा, 180 डिग्री हो जाएगा, ये 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। एक और चीज हम कंसिडर करते हैं, ट्रायंगल QNR, इन ट्रायंगल QN और R, इसमें क्या है, R1 प्लस R2 प्लस QNR, एंगल QNR, ये किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा, 180 डिग्री के, क्योंकि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहां से फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड एंगल A प्लस एंगल QNR, ये किसके बराबर हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस एंगल QNR। तो QNR से QNR कट जाएगा, तो जो एंगल R1 प्लस R2 है, ये क्या हो जाएगा हमारा, एंगल A के बराबर हो जाएगा, एंगल A के बराबर हो जाएगा। और हमारा डेविएशन एंगल है, जैसा कि मैंने बताया था, एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा, ये किसके बराबर है, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। और यहां से आप देख रहे हैं, ये जो एंगल I है वो इस एंगल के बराबर होगा, इस एंगल के बराबर होगा, क्योंकि अपोजिट एंगल्स हैं। इसी तरीके से जो एंगल E है वो इस एंगल के बराबर होगा, क्योंकि ये भी अपोजिट एंगल्स हैं। तो I इक्वल टू ये है। तो हमारा जो डेविएशन एंगल डेल्टा 1 है, डेल्टा 1 क्या होगा, डेल्टा 1 होगा I माइनस R1। अगर मैं I में से इस R1 को घटा दूं, इस टोटल एंगल में से इसको घटा दूं, तो डेल्टा 1 निकल जाएगा मेरा। तो डेल्टा 1 क्या हो जाएगा हमारा, डेल्टा 1 हो जाएगा I माइनस R1। इसी तरीके से डेल्टा 2 क्या हो जाएगा हमारा, डेल्टा 2 हो जाएगा E माइनस R2। तो हमारा डेल्टा क्या हो जाएगा, टोटल डेल्टा हो जाएगा E माइनस R2 और I माइनस R1। तो हमारा जो डेल्टा हो जाएगा I प्लस E माइनस R1 प्लस R2, ये हो जाएगा हमारा I प्लस E माइनस R1 प्लस R2। और R1 प्लस R2 को मैं क्या लिख सकता हूं, यहां से इस थर्ड से R1 प्लस R2 को मैं लिख सकता हूं A।
R1 प्लस R2 को मैं A लिख सकता हूं, तो हमारा जो डेल्टा हो जाएगा I प्लस E माइनस A, ये हमारा डेल्टा हो जाएगा। और एक एंगल डेल्टा, अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं डेल्टा और एंगल ऑफ इंसिडेंस के बीच में, डेल्टा और एंगल ऑफ इंसिडेंस के बीच में, y एक्सिस पे मैं डेल्टा ले लेता हूं और x एक्सिस पे एंगल ऑफ इंसिडेंस I ले लेता हूं। तो अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है। तो I की दो वैल्यूज पे हमको एक डेल्टा मिलता है, डेल्टा की एक वैल्यू मिलती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये प्रिज्म क्या है, सिमेट्रिक है, ये प्रिज्म सिमेट्रिक है। अगर चाहे मैं कोई रे इधर से इंसिडेंट कराऊं या इधर से इंसिडेंट कराऊं, क्या उसमें कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो जो I है वो E की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं हम, जो E है उसको I की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो ये क्या है, आपस में एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि जो हमारा यहाँ पे डेल्टा हमको क्या दिख रहा है, I प्लस E माइनस A। एक बार अगर I बड़ा है तो E छोटा होगा, E बड़ा है तो I छोटा होगा। इस तरीके से जो हमारा डेल्टा है वो दो I की वैल्यू पर सेम डेल्टा की वैल्यू मिलती है। तो इस तरीके से ये हमारा कर्व आता है डेल्टा और I के बीच में। तो इस पॉइंट पे ये क्या है हमारा, ये I है, और इस जगह क्या होता है, I E के बराबर होता है, I इज इक्वल टू E। I हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंस होता है। और इस वैल्यू को जो हम क्या बोलते हैं, इस वैल्यू ऑफ डेल्टा को हम बोलते हैं डी मिनिमम। इसको बोलते हैं हम डी मिनिमम डेविएशन, डी मिनिमम। तो जब I इक्वल टू E होता है उस जगह डेविएशन हमारा क्या होता है, मिनिमम होता है। तो मैं अगर डी मिनिमम निकालूं, डी मिनिमम, तो ये क्या हो जाएगा हमारा I, और मैंने जैसे बताया I E के बराबर होता है, तो E को भी मैं I लिख सकता हूं माइनस A। तो इस तरीके से डी मिनिमम, मैं इधर से A को इधर ले आता हूं, ये जो A है इसको मैं इधर ले आता हूं, तो 2I के बराबर हो जाएगा, ये 2I के बराबर। तो यहां से I क्या हो जाएगा हमारा, I हो जाएगा डी मिनिमम प्लस A बाई 2। इस तरीके से I हमारा डी मिनिमम प्लस A बाई 2 हो जाएगा। और अगर जब I, ये हमारा जो I है E के बराबर होगा, उस जगह ये जो लाइन है जो हमारी ये QR, ये क्या होगी, बेस के पैरेलल हो जाएगी, इस बेस के पैरेलल हो जाएगी। तो उस केस में ये R1 और R2 ये भी आपस में बराबर होंगे, R1 और R2 बराबर होंगे। तो अगर हम इस इक्वेशन को देखें, तीसरी इक्वेशन को, R1 प्लस RT इक्वल टू A के बराबर है। तो जब R1 और R2 बराबर है तो उस केस में मैं R कंसिडर कर लेता हूं, R प्लस R इक्वल टू A। तो यहां से 2R इक्वल टू A, तो हमारा R कितना हो जाएगा, R हो जाएगा A बाई 2, R हमारा हो जाएगा A बाई 2। तो R हमारा A बाई 2 हो जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, स्नेल्स लॉ लगाते हैं। यहाँ पे किसी भी सरफेस पे, चाहे इस सरफेस पे लगाएं चाहे इस सरफेस पे लगाएं, हम स्नेल्स लॉ लगाते हैं। स्नेल्स लॉ का फर्स्ट क्या बोलता है कि इट इज रेशो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। वो किसके बराबर होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू 1। तो अगर हम इसको अप्लाई करते हैं इस सरफेस पे, तो साइन ऑफ I अपॉन साइन ऑफ R, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा n/1 के बराबर। तो I हमें निकाल चुके हैं ऑलरेडी, I क्या है, डी मिनिमम प्लस A बाई 2। तो साइन डी मिनिमम प्लस A बाई 2। इसी तरीके से R क्या है, R भी निकाल चुके हैं हम, साइन A बाई 2। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, n/1 के बराबर। तो अगर जब साइन स्मॉल होता है या एंगल हमारा स्मॉल होता है, जब एंगल हमारा स्मॉल होता है तो उस केस में हम साइन थीटा को थीटा के बराबर लिख सकते हैं, साइन थीटा को थीटा के बराबर लिख सकते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे साइन डी मिनिमम प्लस A बाई 2 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन हटा के डी मिनिमम प्लस A बाई 2 लिख सकते हैं। ऐसे ही साइन A बाई 2 को हम क्या लिख सकते हैं, A बाई 2 लिख सकते हैं। तो इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए ये हो जाएगा हमारा डी मिनिमम प्लस A बाई 2 और ये A बाई 2 हो जाएगा इक्वल टू n/1। तो यहां से ये 2 से 2 कट जाएगा,
तो हमारा क्या मिलेगा, डी मिनिमम प्लस ए अपॉन ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा n21 के बराबर। तो यहां से मैं इसको डिवाइड कर देता हूं, ए से डी मिनिमम अपॉन ए प्लस 1 इक्वल टू n21। इस वन को मैं इधर ले जाता हूं, तो यहां से डी मिनिमम क्या हो जाएगा हमारा, डी मिनिमम हो जाएगा n21 माइनस 1 इंटू ए। यहां से आप क्या देख रहे हैं, यहां से आप देख रहे होंगे कि ये डी मिनिमम है, हमारा जो मिनिमम डेविएशन है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, मिनिमम डेविएशन डिपेंड कर रहा है हमारा ए पे। ए क्या है हमारा, प्रिज्म एंगल। ए क्या है, प्रिज्म एंगल है, तो ये प्रिज्म एंगल पर डिपेंड कर रहा है। और किस चीज पर डिपेंड कर रहा है, ये n21 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। n21 हमारी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये इस पे भी डिपेंड कर रहा है, n21 पे भी। तो अगर ए कम होगा तो भी मिनिमम डेविएशन कम होगा, ऐसे ही अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा तब भी हमारा मिनिमम डेविएशन कम होगा। तो अगर प्रिज्म थिन है, हमारा प्रिज्म अगर थिन है तो जो डेविएशन है वो क्या होगा, अगर हमारा प्रिज्म थिन है, ए हमारा कम है, तो हमारा डेविएशन क्या होगा, बहुत कम होगा। उसी तरीके से अगर हमारी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ n21, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर कम है प्रिज्म की, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर कम है तो क्या होगा, हमारा डेविएशन बहुत कम होगा। इसीलिए अब जो हमारी व्हाइट लाइट होती है, व्हाइट लाइट होती है वो 7 कलर से मिलकर बने होती है। उनके 7 कलर्स की क्या होती है, वेवलेंथ भी अलग अलग होती है। और वेवलेंथ जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है हमारी, वो वेवलेंथ पर डिपेंड करती है। तो अगर वेवलेंथ कम है, वेवलेंथ अगर डिफरेंट है या कम है, तो क्या होगा, वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है हमारी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो वेवलेंथ ज्यादा होगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगी, ठीक है। तो इसी तरीके से जो हमारे 7 कलर्स हैं उनकी वेवलेंथ अलग अलग है, तो उसकी वजह से उनकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होती है। तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ हमारी किसकी होती है, रेड कलर की होती है। तो हमारी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिनिमम किसकी होती है, रेड कलर की होती है। तो इसलिए डिफरेंस इन वेवलेंथ की वजह से डिफरेंस इन क्या होता है हमारा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो उसी चीज का यूज करते हुए, डिफरेंस इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यूज करते हुए अब हम क्या करते हैं, प्रिज्म को डिस्पर्सन के लिए यूज करते हैं। अगर कोई व्हाइट लाइट है, उसको उसके कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में, उसके जो जिन कलर से मिलकर बनी होती है व्हाइट लाइट, उसमें ब्रेक करना, अगर हमको किसी लाइट को ब्रेक करना हो, व्हाइट लाइट को, तो हम क्या करते हैं, प्रिज्म का यूज करते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेकिंग ऑफ व्हाइट लाइट इंटू 7 कंस्टिट्यूएंट कलर, इसको बोलते हैं डिस्पर्सन। तो अब हम पढ़ेंगे डिस्पर्सन के बारे में। तो अगर व्हाइट लाइट को हम प्रिज्म से पास कराते हैं तो वो क्या होगी, अपने 7 कलर में टूट जाती है। जैसे मैं एक प्रिज्म कंसीडर करता हूं, ये प्रिज्म कंसीडर करता हूं मैं। तो अगर यहां से ये व्हाइट लाइट है, ये व्हाइट लाइट यहां से इस प्रिज्म पे इंसिडेंट होती है, ये व्हाइट लाइट यहां प्रिज्म से इंसिडेंट होती है। तो अब मैंने जैसे कि आपको बताया कि कलर्स, जो 7 कलर्स है, उनकी वेवलेंथ अलग अलग है, वेवलेंथ अलग अलग है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्राउन ग्लास के कंपैरिजन में बता रहा हूं मैं, क्राउन ग्लास के कंपैरेटिवली। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आर, रेड कलर, ये कितनी होती है, ये होती है 1.515 के आसपास होती है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, हम अगर मैं वॉयलेट कलर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखूं, ये कितनी होती है, 1.533 होती है, 1.533, ये इसके आसपास होती है, 1.533 के आसपास। तो अब आप देख रहे हैं कि वॉयलेट कलर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, रेड कलर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। और हमारे जो 7 कलर्स होते हैं वो क्या होते हैं, 7 कलर्स होते हैं विव ग्योर। तो इसमें क्या है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो रेड कलर, ये जो वेवलेंथ है वो इस तरीके से होती है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो इस तरीके से होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या है, सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वॉयलेट कलर का और सबसे कम रेड कलर का। और जिस कलर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगी उसका डेविएशन क्या होगा, सबसे कम होगा। तो इसी तरीके से जो रेड कलर का डेविएशन है वो मिनिमम होता है, रेड कलर का डेविएशन मिनिमम होता है। तो हमको इस प्रिज्म से जो लाइट डेविएट होगी, तो रेड डेविएट होगा, तो रेड क्या होगा, सबसे कम डेविएट होगा। तो हमको सबसे पहले मिलता है रेड कलर, क्योंकि ये सबसे कम डेविएट होता है। अब उसके बाद ऑरेंज कलर दिख रहा है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है,
रेड कलर से ज्यादा है तो वो रेड कलर से ज्यादा डेविएट होगा, तो वो रेड कलर के नीचे आएगा। तो ये हमारा ऑरेंज क्या होगा, रेड कलर के नीचे आएगा। इसी तरीके से अब आगे बढ़ते हैं येलो कलर पे, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑरेंज से ज्यादा है तो ये ऑरेंज से ज्यादा डेविएट होगा, ऑरेंज से ज्यादा डेविएट होगा तो ये यहां आएगा येलो। इसी तरीके से बाकी कलर भी डेविएट होंगे और सबसे नीचे हमको क्या मिलेगा, वायलेट कलर मिलेगा। सबसे नीचे हमको वायलेट कलर मिलेगा। तो ये हमारा ये डिस्पर्सन हुआ, ये 7 कलर्स में हमारी लाइट ब्रेक हो गई, वेव की ओर, ये वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो ये क्या हुआ, डिस्पर्सन थ्रू प्रिज्म। अब इसी चीज का यूज करते हुए या फिर जो हमारा फिनोमेना होते हैं, नेचुरल फिनोमेना, कुछ नेचुरल फिनोमेना होते हैं जैसे रेनबो दिखता है हमको। रेनबो क्यों दिखता है, तो वो भी इस डिस्पर्सन की वजह से ही दिखता है हमको। जो हमारा रेनबो दिखता है वो डिस्पर्सन की ही वजह से दिखता है। जैसे हमारे एटमॉस्फेयर में रेन ड्रॉप्स होती हैं, अगर मान लीजिए रेन ड्रॉप्स हैं तो जो रेन ड्रॉप्स होती है स्फेरिकल होती है नेचर में, वो क्या करती हैं, प्रिज्म की तरह या लेंस की तरह ही काम करती हैं, प्रिज्म की तरह काम करती हैं। तो अगर कोई लाइट रेन ड्रॉप पे इंसिडेंट हो रही है, सनलाइट, तो वो क्या करती हैं, उसमें क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। तो उस तरीके से क्या होगा, तो जो रिफ्रैक्शन होगा उसकी वजह से जो क्या है लाइट, वो ब्रेक हो जाती है अपने 7 कंस्टिट्यूएंट कलर्स में। तो उसको हम पढ़ते हैं अब रेनबो फॉर्मेशन। रेनबो फॉर्मेशन कैसे होता है। और रेनबो फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट थिंग, रेनबो फॉर्मेशन होगा कब, रेनबो फॉर्मेशन तब होता है कि एक ओरिजिन पे अगर हम मान लें वेस्ट साइड में, एक साइड में सन चमकना चाहिए, एक साइड में सन चमकना चाहिए, और दूसरी साइड में अगर वेस्ट ओरिजिन पे सन है, दूसरे ईस्ट ओरिजिन पे बारिश होनी चाहिए। क्योंकि मैंने जैसे बताया डिस्पर्सन के लिए कुछ प्रिज्म टाइप की चीज चाहिए जो लाइट को डिस्पर्स करे कलर्स में, तो उसके लिए क्या है, हमारी रेन ड्रॉप्स हैं, तो रेन का होना जरूरी है। तो रेनबो तभी दिखेगा जब एक साइड में बारिश हो रही हो और दूसरी साइड में सन निकल रहा हो। अगर इसमें से कोई भी चीज नहीं होगी तो रेनबो हमको नहीं दिखेगा। और रेनबो भी एक प्राइमरी रेनबो दिखता है, दूसरा सेकेंडरी रेनबो दिखता है। अब हम पढ़ेंगे प्राइमरी रेनबो और सेकेंडरी रेनबो फॉर्मेशन कि वो कैसे दिखता है हमको। लेट अस कंसीडर अ रेन ड्रॉप। ये हम रेन ड्रॉप है, और भी रेन ड्रॉप तो बहुत सारी होंगी, जब कोई बारिश होगी तो बहुत सारी रेन ड्रॉप्स होंगी। तो अगर कोई लाइट इंसिडेंट हो रही है, इस तरीके से कोई लाइट इंसिडेंट हो रही है, तो यहां पे क्या होगा, ये रेयरर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है। तो रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम अगर होगा तो क्या होगा, लाइट क्या होगी, पाथ चेंज करती है अपना। तो यहां क्या हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ। तो यहां पे जो रेड कलर है, जैसे मैंने आपको बताया सबसे कम डेविएशन किसका होगा, रेड कलर का होगा। तो ये हमारा ऊपर रेड कलर रहेगा। उसके बाद मैं 2 ही कलर कंसीडर करता हूं, रेड कलर और नीचे वायलेट कलर, बाकी कलर भी होंगे। तो अब ये रेड कलर है, अब इसका क्या होगा, ये रेड कलर यहां आएगा इस तरीके से, और ये यहां आएगा इस तरीके से, ये इस तरीके से यहां आएगा। तो अब क्या होगा, यहां इस सरफेस पे फिर से क्या होगा, इस सरफेस पे फिर से रिफ्रैक्शन होगा, इस सरफेस पे फिर से रिफ्रैक्शन होगा। तो ये इस तरीके से हमको कलर मिलते हैं। और जो इनके बीच में जो एंगल डिफरेंस होता है, ये लगभग 2 डिग्री का होता है। एक इनका जो डिफरेंस होता है वो लगभग 2 डिग्री होता है, एक 40 डिग्री, एक 42 डिग्री पे। तो जो 2 डिग्री का डिफरेंस है वो सफिशियंट होता है हमको 2 अलग अलग कलर दिखने के लिए, रेड कलर और वायलेट कलर, और बाकी कलर को देखने के लिए सफिशियंट होता है। ऐसे ही यहाँ पे इस सरफेस पे यहाँ पहले रिफ्रैक्शन होगा, यहाँ से पहले रिफ्रैक्शन होगा, उसके बाद क्या होगा, इस सरफेस पे ये क्या हुआ, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ। तो पहले यहाँ रिफ्रैक्शन हुआ, रेड सबसे ऊपर दिखेगा हमको, यहाँ रेड, और यहाँ वायलेट दिखेगा। अब क्या होगा, यहाँ उसके बाद ये वापस आएगा यहाँ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से, और यहाँ पे क्या होगा, इस जगह ये होगा हमारा, यहाँ फिर से रिफ्रैक्शन होगा। तो ये इस तरीके से, तो ये जो हमारा ये है, अगर कोई ऑब्जर्वर यहाँ खड़ा है, यहाँ कोई अगर ऑब्जर्वर खड़ा है
ऑब्जर्वर खड़ा है तो उसको क्या देखेगा, उसको देखेगा ये कलर था हमारा, रेड कलर था, ये कलर कौन सा था, वायलेट कलर था, और यहाँ पे रेड कलर, वायलेट कलर, इस तरीके से। तो ऑब्जर्वर को क्या देखेगा कि ये जो कलर दिख रहे हैं वायलेट, रेड, ये सब दिखेंगे, अलग अलग कलर दिखेंगे, तो इसी को हम कहते हैं रेनबो फॉर्मेशन। तो ये किस वजह से हुआ, ये रेनबो फॉर्मेशन किस वजह से हुआ, ये हुआ हमारा यहाँ पे ये रेन ड्रॉप्स में क्या हो रहा है, पहले रिफ्रैक्शन हुआ, उसके बाद टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ और फिर से रिफ्रैक्शन हुआ। इट इज अ 3-वे प्रोसेस, 3 स्टेप प्रोसेस। तो पहले रिफ्रैक्शन, फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, उसके बाद रिफ्रैक्शन, और ये हो गया हमारा प्राइमरी रेनबो। प्राइमरी रेनबो इसको बोलते हैं प्राइमरी रेनबो। सेकेंडरी रेनबो में क्या होता है, उसमें 2 टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होते हैं और 2 रिफ्रैक्शन होते हैं। अगर मान लो लाइट अगर इस तरीके से जा रही है, सनलाइट अगर इस तरीके से जा रही है, ये हमारी सनलाइट है, सनलाइट ऐसे इंसिडेंट हुई, तो इस सरफेस पे क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा, इस सरफेस पे रिफ्रैक्शन होगा, इस तरीके से रिफ्रैक्शन होगा। अब यहां पे जाके यहां पे क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। उसके बाद फिर से यहां पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। उसके बाद फिर से क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन होगा। तो अब क्या होगा, ये 2 कलर में ब्रेक हो जाएगा फिर से। ऐसे ही और भी रेन ड्रॉप्स होंगी, एक रेन ड्रॉप तो होगी नहीं, ऐसे ही यहाँ पे इस तरीके भी दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। यहाँ रिफ्रैक्शन हुआ, फिर यहाँ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, उसके बाद यहाँ फिर से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा वापस, और यहाँ फिर लाइट ब्रेक हो जाएगी। यहाँ 2 पार्ट में ब्रेक होगी, इसी तरीके से यहाँ 2 पार्ट में ब्रेक होगी। तो इस तरीके से यहाँ पे हमको फिर से 2 कलर दिखेंगे, 2 क्या, हमको सारे कलर दिखेंगे, पर मैं 2 ही कलर कंसीडर करके चल रहा हूँ। तो अगर कोई ऑब्जर्वर खड़ा है यहाँ पे, तो उसको क्या होगा, ये अलग अलग कलर दिखेंगे। तो इसी कलर को ब्रेक होने की वजह से इसको क्या बोलते हैं, हम रेनबो फॉर्मेशन बोलते हैं। तो इसका सबसे बड़ी बात क्या है, रेनबो फॉर्मेशन कब होगा, ये तब होगा जब एक साइड में सन निकल रहा है और दूसरी साइड में बारिश हो रही है, क्योंकि रेन्स का, ड्रॉप का होना बहुत जरूरी है इसके लिए, क्योंकि ड्रॉप्स क्या है, वो प्रिज्म की तरह काम करेंगी और उसको डिस्पर्स करेंगी कलर को अलग अलग कलर्स में। तो ये इस तरीके से ये सेकेंडरी रेनबो हुआ। इसमें क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी रेनबो और सेकेंडरी रेनबो। प्राइमरी रेनबो में क्या हो रहा था कि 2 रिफ्रैक्शन हो रहे थे और 1 टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा था, बट सेकेंडरी रेनबो में क्या हो रहा है, 2 रिफ्रैक्शन हो रहे हैं और 2 रिफ्लेक्शन हो रहे हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यहाँ केवल 1 रिफ्लेक्शन हो रहा था और यहाँ 2 रिफ्लेक्शन हो रहे हैं, 2 रिफ्लेक्शन हो रहे हैं। तो इसकी वजह से, और यहाँ जो एंगल डिफरेंस होता है ये 3 डिग्री का होता है, लगभग 3 डिग्री का डिफरेंस होता है वायलेट और रेड में, और यहाँ जो डिफरेंस होता है वायलेट और रेड में 2 डिग्री का होता है। और मेन क्या होता है, इसकी इंटेंसिटी इस रेनबो की, क्योंकि यहाँ 2 रिफ्लेक्शन हो रहे हैं, और रिफ्लेक्शन में क्या होता है, इंटेंसिटी लूज होती है, इंटेंसिटी क्या होती है, लूज होती है। तो यहाँ पे जो इसकी इंटेंसिटी है, 2 रिफ्लेक्शन होते हैं तो ज्यादा इंटेंसिटी लूज होगी। तो ये जो हमारा रेनबो है सेकेंडरी रेनबो, ये बहुत कम दिखता है, इसके दिखने का चांस बहुत कम होते हैं और इसकी इंटेंसिटी बहुत कम होती है इन कंपैरिजन टू प्राइमरी रेनबो, क्योंकि प्राइमरी रेनबो में केवल एक क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, तो उसमें एनर्जी लॉस कम होता है, इसमें एनर्जी लॉस ज्यादा होता है, इसलिए इसकी इंटेंसिटी कम होती है। तो इस तरीके से हमको क्या दिखता है, रेनबो फॉर्मेशन दिखता है। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि स्कैटरिंग या फिर हमारा रिफ्रैक्शन वो किस पर डिपेंड करता है, वेवलेंथ पर डिपेंड करता है। तो जिस कलर की वेवलेंथ ज्यादा होती है उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होती है, उसका डिस्पर्सन कम होता है। उसी तरीके से स्कैटरिंग भी, जिस कलर की वेवलेंथ ज्यादा होगी उसकी स्कैटरिंग भी कम होती है। तो रेड कलर की स्कैटरिंग क्या होगी, मिनिमम होगी, रेड कलर की स्कैटरिंग मिनिमम होगी, और बाकी वायलेट कलर, इंडिगो कलर, इनकी स्कैटरिंग ज्यादा होती है। तो अब हम कहते हैं कि हमारा जो स्काई होता है वो हमको ब्लू क्यों दिखाई देता है। ये सबसे कॉमन फैक्ट है कि हमको स्काई ब्लू दिखाई देता है, पर ऐसा क्यों होता है, तो वो किसकी वजह से होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से होता है। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट किस पर डिपेंड करती है, लैम्डा पर डिपेंड करती है, वेवलेंथ पर डिपेंड करती है। स्कैटरिंग इज डिपेंडेंट ऑन वेवलेंथ लैम्डा। वो क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, वो भी 4th पावर के, वेवलेंथ की 4th पावर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्कैटरिंग। उसको हम क्या बोलते हैं, उस लॉ को बोलते हैं रेले स्कैटरिंग, रेले स्कैटरिंग।
उसको हम रेले स्कैटरिंग बोलते हैं। तो अब जैसे मैंने बताया कि वेवलेंथ पर डिपेंड करती है स्कैटरिंग, तो जो हमारा रेड कलर है उसकी वेवलेंथ क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी, तो उसकी स्कैटरिंग सबसे मिनिमम होगी। तो अब जैसे हमारा स्काई है, वहां पे क्या है, कुछ कलर नहीं होता है, वहां पे व्हाइट लाइट ही होती है, क्योंकि व्हाइट लाइट हमको मिल रही है लाइट, वो व्हाइट लाइट होती है। बट बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग, जो ब्लू कलर है उसकी स्कैटरिंग, उसकी वेवलेंथ क्या है ब्लू कलर की, बहुत कम है, तो स्कैटरिंग ज्यादा होगी। तो अब क्या होता है, हमको बाकी स्कैटरिंग वायलेट और इंडिगो कलर की भी बहुत होगी, पर हमारी आईज को सबसे ज्यादा फेवरेट कलर हमारा क्या होता है, ब्लू कलर होता है। हमारी आईज को सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव कलर ब्लू लगता है, तो हमको क्या है, हमारा स्काई ब्लू दिखाई देता है, क्योंकि उसकी सबसे ज्यादा स्कैटरिंग होती है। तो बिकॉज ऑफ द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग ऑफ ब्लू कलर, हमको स्काई ब्लू कलर का दिखता है। अब एक और चीज आती है कि हमारा सनसेट या जब सन राइज होता है उस जगह हमारा सन रेड क्यों दिखाई देता है, इसका रीजन क्या है, ये भी स्कैटरिंग की ही वजह से है। हमारा सन जब सन सेट होता है या सनराइज होता है उस जगह हमको सन रेड दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब सन सेट होता है या सन राइज होता है, जब सन सेट होता है या सन राइज होता है, तो उस जगह सन क्या है, सबसे ज्यादा डिस्टेंस पे होता है, उसको सबसे ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है लाइट को, यहां से हमारे एटमॉस्फेयर के थ्रू उसको सबसे ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है। जब सन ओरिजिन के आसपास होता है, जब सन छुप रहा होता है या निकल रहा होता है, उस जगह उसको एटमॉस्फेयर से मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है। तो उस जगह क्या होगा कि जब डिस्टेंस मैक्सिमम हो जाएगी तो हमारे पार्टिकल्स होंगे एटमॉस्फेयर में, जैसे डस्ट होगा, बाकी चीजें भी होंगी, रेन ड्रॉप्स होंगी, तो उसकी वजह से क्या होगी, स्कैटरिंग होगी, लाइट की स्कैटरिंग होगी। तो जो रेड कलर है, जैसा कि मैंने बताया, उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, तो उसकी स्कैटरिंग मिनिमम होगी, तो वो सबसे ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर पाएगा। रेड कलर सबसे ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर पाएगा। बाकी कलर क्या होते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं स्कैटरिंग की वजह से, केवल रेड कलर बचता है। तो इसलिए हमारा सन रेड दिखाई देता है एट अ टाइम ऑफ, जब राइज होता है सन या फिर सन छुपता है, उस समय हमको क्या करता है, जो हमारा सन है वो रेड दिखाई देता है। जैसे कि मैं बताया रेले स्कैटरिंग ये किसके डिपेंड करता है, 1/λ⁴ इंपॉर्टेंट थिंग, ये केवल तब अप्लाई होता है, ये जो फॉर्मूला है ये तब अप्लाई करता है जब जो स्कैटरर है, स्कैटरर मतलब जो पार्टिकल या जो ऑब्स्टिकल्स है उसका साइज अगर कंपैरिजन में हो, इसका साइज वेवलेंथ के कंपैरिजन में हो। ये मान लिया मैंने स्कैटरर का साइज है, अगर स्कैटरर का साइज लेस देन लैम्डा है, वेवलेंथ है, तब ये फॉर्मूला वैलिड होता है, ये फॉर्मूला तब वैलिड होता है। तो जो स्कैटरिंग है वो डिपेंड करती है वेवलेंथ पे, बट ये जो फॉर्मूला है 1/λ⁴ ये तब वैलिड होता है जब हमारा स्कैटरर का साइज कम होता है। अगर स्कैटरर का साइज बढ़ गया, जैसे कि हमारे बादल है, बादल हमको सफेद क्यों दिखते हैं, वो हमको ब्लू क्यों नहीं दिखते हैं, वो इसके लिए रीजन क्या है कि वहां पर जो स्कैटरर है या पार्टिकल है वो बड़े होते हैं इन कंपैरिजन टू, उसमें क्या होता है, ए इज वेरी वेरी ग्रेटर और लार्जर देन लैम्डा, जो वेवलेंथ है उससे बहुत बड़े होते हैं। तो जब वेवलेंथ से बड़ा होगा स्कैटरर का साइज, तो उस केस में ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होता है और स्कैटरिंग कलर्स की बराबर होती है, सारे कलर बराबर अमाउंट से स्कैटर होते हैं। तो जब सारे कलर बराबर अमाउंट से स्कैटर होंगे तो हमको कोई डिफरेंस इन कलर नहीं दिखेगा, हमको केवल व्हाइट लाइट दिखेगी। इसी वजह से जो हमारे बादल हैं वो सफेद दिखाई देते हैं हमको, क्योंकि उसमें क्या है, जो हमारा स्कैटरर का साइज होता है वो बड़ा होता है इन कंपेरिजन टू लैम्डा, तो उसी वजह से हमको बादल बराबर सफेद दिखाई देते हैं, हमको कोई और कलर दिखाई नहीं देता है, क्योंकि उस टाइम क्या होगा, डिस्पर्जन कलर का नहीं होगा या स्कैटरिंग ऑफ कलर नहीं होगा, क्योंकि सारे कलर बराबर स्कैटर होंगे, कोई डिफरेंस नहीं होगा स्कैटरिंग में। तो ये फॉर्मूला केवल तब वैलिड है जब ए स्मॉलर देन लैम्डा है। ये फॉर्मूला, ये रेले स्कैटरिंग केवल तब वैलिड है जब ये ए स्मॉलर है, स्कैटर साइज स्मॉलर है। तो जब पार्टिकल स्मॉल होंगे उस केस में स्कैटरिंग हमको इफेक्ट दिखेगा स्कैटरिंग का, अदरवाइज हमको जैसे बादल व्हाइट दिखते हैं बट ब्लू स्काई दिखता है, क्योंकि उसमें स्कैटर साइज स्मॉल होता है। तो इस तरीके से ये हो गया हमारा रेले स्कैटरिंग और स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे कि हमारी आई है, बाकी माइक्रोस्कोप है,
या फिर टेलीस्कोप है। अब हम अगली वीडियो में ये सब पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।